लाइफ में एक स्पाई की जिंदगी क्या होती है, एक एजेंट की जिंदगी क्या होती है। फिल्मों को देख करके तो आपके मन में तरह तरह के गूज़बम्प्स आते होंगे, लेकिन जब किसी एजेंट की जिंदगी पर्दे पर आ जाती है, रियल लाइफ में आ जाती है, तो सरकारें किस तरह लाचार होती हैं। शायद आज का यह सेशन इसकी बानगी बनेगा, यानी कि हर कॉर्नर, हर कहानी का किरदार कह रहा होगा कि यहां पर यह चीज संभवतया इस तरह से रही होगी, लेकिन किसी के पास भी स्पष्ट रूप से बयान देने के लिए कुछ भी ना होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एजेंट्स के ऊपर बनी हुई फिल्में देखी हैं। आज कुछ रियल लाइफ फिल्म की आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, जो कि हाल ही में घटित हुई है। भारत की एक डिप्लोमेटिक हार के रूप में दिखाई पड़ रही है, जिसमें भारतीय सेना के 8 पूर्व नौसैनिक जो कि कतर में पोस्टेड थे, असल में वो पोस्टेड नहीं थे, रिटायर्ड हो चुके थे, पूर्व नौसैनिक थे और वहां जाकर के किसी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन असल मायने में वो किसी कंपनी के साथ काम करके कतर की नौसेना के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे। नौसैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। अगस्त 2022 में वहां की खुफिया एजेंसी आती है, हमारे इन पूर्व 8 नौसैनिकों को उठाती है, सोते हुए को घर ले जाती है, घर से सोते हुए को उठाकर ले जाती है और आज फैसला आता है कि उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। ये सारा घटनाक्रम पूरा फ्लैशबैक में कैसे कैसे चला और क्या आरोप है उनके ऊपर। हालांकि यह पब्लिकली किसी भी जगह पर उपलब्ध नहीं है कि उनके ऊपर असली आरोप क्या है, लेकिन जो कतर की मीडिया है या कतर के लोकल लोग जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो जानकारी हम भी आपके साथ साझा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ साझा कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, भारत में जब से एस जयशंकर साहब ने विदेश मंत्रालय संभाला है, तब से इनकी इमेज जेम्स बॉन्ड के रूप में हो गई है कि ये जहां भी जाते हैं भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विन लेकर आते हैं, भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित कराते हैं। फिर चाहे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर आज इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो, अमेरिका के साथ में कोई कोऑर्डिनेशन हो, चाइना के साथ में कोई दिक्कत हो, सब चीजों के ऊपर हम लोग इनकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देखते हैं कि ये जहां होंगे वहां पर परेशानियों का समाधान कर देंगे। लेकिन एक परेशानी जिसका समाधान शायद इनके पास भी नहीं था, और वो क्या था? कतर एक देश जहां की आबादी कुछ लाख है, वहां पर हमारे पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा का आज समाचार पत्रों की हेडलाइन बन गया। समाचार पत्रों की बनी इस हेडलाइन पर जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया, तो विदेश मंत्रालय ने केवल आज यही जवाब दिया है कि हम खुद बड़े शौक में हैं, यानी हमें सदमा लगा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में इजराइल का एंगल भी निकल कर आ गया। यह जानकारी आज इस दिशा को एक नई दिशा दे देगी, आज इस घटना को एक नई दिशा दे देगी। क्यों? भारत के पश्चिम में ना जाने इन दिनों सुर्खियां बहुत निकल रही हैं। भारत के पश्चिम में इजराइल सुर्खी में चल रहा है, लेकिन इसी बीच में भारत के पश्चिम में एक और देश जो कि पर्शियन गल्फ में स्थित है, इतना छोटा कि जूम करने पर दिखाई पड़ रहा है, इत्तू सा देश है। कहां पर? बिल्कुल सऊदी के किनारे लगा हुआ यह देश दिखाई पड़ रहा है। नाम है इसका कतर, राजधानी है जिसकी दोहा विख्यात हुआ था हाल ही में अपने यहां वर्ल्ड कप कराने के कारण। यह वो जगह भी है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ बड़ी मात्रा में आकर्षित किया है। कैसे? अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान में बैठे आतंकी समूह तालिबान जो है उसका और अमेरिका की जो बातचीत हुई थी वो दोहा में ही हुई थी, यानी कि ये वो जगह बन चुकी है जहां पर आतंकियों को भी ऑफिसेज प्राप्त हैं। अगर आपको याद हो तो जो आज इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में निकला हुआ हमास है, उसका भी ऑफिस कतर में उपलब्ध है। वही ऑफिस से ये लोग दुनिया भर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये सारी चीजें यहीं से चल रही हैं, ठीक है ना? इसके साथ साथ दुनिया भर के जो भी, चाहे तालिबान हो उसका ऑफिस यहां पर है, हिजबुल्लाह हो वो भी यहां आकर बातचीत करता है। यानी ये वो जगह बन गई है जो दुनिया भर के आतंकियों को ऑफिस उपलब्ध कराती है और अपने आप को बताती है कि हम तो दुनिया की मध्यस्थता करने के लिए एक देश के रूप में स्थापित हैं। चर्चा क्यों है इस देश की? चर्चा इसलिए है क्योंकि एक अदालत के द्वारा भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। यह 1 साल से कतर के अलग अलग जेलों में बंद हमारे भारतीय पूर्व नौसैनिक हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की अगर बात माने तो यह अपने आप में भारत सरकार के लिए भी हैरानी की बात है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि यह अभी तक भी इस बात की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल इन 8 भारतीय लोगों पर चार्जेस क्या लगे थे, इनमें से इनके ऊपर आरोप क्या थे, यह पता चले। इन अधिकारियों के नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश।
यह भारत के द्वारा यानी भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा मीडिया को दिया गया बयान है, जिसमें ये लोग अपने आप को सरप्राइज दिखा रहे हैं। एक पूर्व नौसेना के अधिकारी ने खुद ने कहा कि भारत के कतर के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह खबर अपने आप में बड़ी ही चौंकाने वाली है। साथियों, यहां पर जब जानकारी को हमने और ज्यादा पहचानने का प्रयास किया तो निकल कर आया कि इन लोगों ने बेल प्राप्त करने के लिए, यानी जब से इनकी गिरफ्तारी हुई अगस्त 2022 से लेकर अब तक 8 बार बेल के लिए अप्लाई कर दिया था, यानी जमानत के लिए अप्लाई कर दिया था। लेकिन कतर का जो राजा है वो इस मामले में किसी भी प्रकार की सुनवाई को तैयार नहीं है और एक बार भी इन लोगों को बेल के यानी जमानत के लिए प्रोसेस ही नहीं किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सभी अधिकारी जो 30 अगस्त को गिरफ्तार हुए, असल मायने में इन्हें कतर की इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनका मानना था कि ये खुफिया जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कतर से, और कतर से खुफिया जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। ये जानकारी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पता लगी। उन्हें कैसे पता लगी, क्या कर रहे थे ये ऑफिसर्स वहां पर? तो असल मायने में भारत की तरफ से बहुत सारे नागरिक गल्फ कंट्रीज के अंदर, चाहे यूएई हो, ओमान हो, सऊदी हो, बहरेन हो, इन सभी में जाकर बड़ी मात्रा में जॉब करते हैं, क्योंकि वहां पर हाई पेइंग लोग हैं, सैलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं और वहां पर लोगों की संख्या कम है और भारत से बड़ी मात्रा में स्किल्ड लेबर वहां पे जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के रिटायर्ड ये नौसैनिक यहां से रिटायर होने के बाद में कतर जाते हैं और वहां की एक प्राइवेट कंपनी के साथ, एक निजी कंपनी के साथ में जुड़ जाते हैं। उस निजी कंपनी का नाम था दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी डिफेंस सर्विस। इनका काम क्या था कि ये कतर की जो सरकारी सेवा थी, यानी कि कतर की जो नौसेना थी, उसको ये दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज नाम की जो कंपनी है, ये अपने लेवल पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराती थी। तो एक तरह से ये समझिए कि वहां पर एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज है, उसने इंडियन नौसेना के भारतीय नेवी के 8 जवानों को अपने यहां पर जॉब पर रखा। यह कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ट्रेनिंग देती थी कतर के नौसैनिकों को और यह ट्रेनिंग का काम कतर के अंदर ही चलता रहता था। अब इस पूरे ट्रेनिंग में ऐसा इन्हें क्या लगा जिसके बारे में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, यह कह पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी तक चार्जशीट बाहर नहीं आई है, आरोप पत्र बाहर नहीं आया है कि किस लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, इसी कंपनी के जो मालिक थे, इनके जो सीईओ थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि एक कतरी नागरिक ही था। लेकिन उस व्यक्ति को नवंबर 2022 में छोड़ दिया गया कि तुम तो हमारे देश के नागरिक हो, वैसे ही देश की जनसंख्या कम है, तुमको क्या करेंगे, चलो इनको डाल देते हैं। तो इस प्रकार से कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने की, यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि उन्हें सही तरह से ट्रेनिंग देने की जो सजा मिली वो मौत की सजा मिली। हालांकि अभी मौत एग्जीक्यूट नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले अपने आप में यहां तक की स्थिति आ जाना यह दर्शाता है कि भारत की कूटनीति में निश्चित ही बड़ा अंतराल रहा होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने आज से लगभग साल भर पहले आपको यह सेशन उस समय भी करके दे दिया था जिस समय भारत के पूर्व नौसेना के अधिकारियों की गिरफ्तारी की बात आई थी। कब आई थी यह बात? असल मायने में हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। नवंबर 2022 में इस जो कंपनी के सीईओ का जैसे ही छूटने की जानकारी बाहर आई, इस दहारा इंटरनेशनल, दहारा जो नाम की कंपनी है जिसमें ये नौसैनिक काम करते थे, तो एक गिरफ्तार नौसैनिक की बहन, उन्होंने इस मामले को दुनिया के सामने उठाना शुरू कर दिया था। यहां पर जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है उनका नाम है पूर्णेन तिवारी। पूर्णेन तिवारी की जो सिस्टर हैं, उन्होंने इस मामले को भारत के सोशल मीडिया पर उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस मामले को ऐसे उठाया कि भाई हमारे भाई को वहां पर गिरफ्तार किया गया, जिनके साथ गिरफ्तार किया गया उन्हें तो रिहा कर दिया गया, हमारे भाई आज भी गिरफ्तारी में हैं। भारत और कतर के बीच में बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनके भाई को, यानी कि इन पूर्णेन तिवारी जी को वर्ष 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान करके कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले आर्म्ड फोर्सेस के ये एकमात्र शख्स थे। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान क्यों मिला? क्या ये भारत के नहीं थे क्या? भाई साहब, ये भारत से रिटायर्ड होकर कतर चले गए थे, इनको फिर सम्मान क्यों मिला? प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 के अंदर ये तस्वीर देख सकते हैं कोविंद साहब के साथ, सुषमा स्वराज जी के साथ में। बोले ये तस्वीर का क्या मायना है? तस्वीर का मायना यह है कि असल मायने में जिस समय ये पुरस्कार इनको दिया गया था, इनको इस बात की, इसके लिए सम्मानित किया गया था कि आपने वहां जाकर भारत सरकार और कतर सरकार के बीच में
बहुत ज्यादा प्रेम करवा दिया है, दोनों सरकारों को नजदीक ला दिया है, आपने इतना बड़ा योगदान दिया है। अब आपको सोचने वाली बात है, किसी आर्म्ड फोर्सेस के व्यक्ति को प्रवासी भारतीय होने पर सम्मानित किया जा रहा है। इस आधार पर हो सकता है कि किसी ना किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की कान खड़े हो गए हो कि यार आर्म्ड फोर्सेस का आदमी वहां जाकर ऐसा क्या कर रहा है जिससे भारत और कतर के संबंध अच्छे हो गए हैं। तो दुनिया भर की इतनी सारी एजेंसीज, इतने सारे आतंकी संगठन कतर के अंदर किसी ना किसी रूप में एक्टिवेटेड हैं, सब तरह की खुफिया एजेंसीज। क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति आकर वहां पर वार्ता करने के लिए या फिर अमेरिका के लोग वहां पर आकर के तालिबान के साथ वार्ता करने के लिए आ सकते हैं, तो इससे अंदाजा लगाइए कि वो जगह बड़ी हॉट स्पॉट है, दुनिया भर के एजेंट्स वहां घूमते हैं। अब किसी एजेंट ने, संभव है कि इनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का काम लगा दिया कि भैया इनके ऊपर नजर रखी जानी चाहिए। अब आप वो तस्वीर देख सकते हैं उस प्रवासी भारतीय सम्मेलन की जिसमें इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मान सम्मेलन के अंदर अगर आप लिस्ट पर तलाशेंगे तो आपको कतर के नाम पर जिनका सम्मान होता हुआ दिखाई देगा, तो उनमें आपको इनका नाम दिखाई पड़ता है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। तो साहब इनको जब गिरफ्तार किया गया, देख सकते हैं आप यहां पर पूर्णानंद तिवारी ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन के लिए कि आपने कतर की सेना को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, इस नाम के लिए इनको सम्मानित किया गया। अच्छा, आपको एक चीज की और आश्चर्य होगा, अगस्त में जिन व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, सितंबर तो किसी को पता ही नहीं था, एक महीना तो ऐसे ही निकल गया। अक्टूबर में जाकर जब पता चला कि साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, तब डिमांड की जानी शुरू हुई कि हमारे भाई से मिलने के लिए हमें काउंसलर एक्सेस दिया जाए। विचार कीजिए कि एक व्यक्ति जो गिरफ्तार है वहां पर, एक नहीं पूरे 8 व्यक्ति जो गिरफ्तार हैं, इस लेवल के रिकॉग्नाइज्ड हैं कि भारत सरकार पहचान करती है, राष्ट्रपति सम्मान करता है, वो वहां गिरफ्तार होते हैं और उसके परिवारजन उनसे मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस मानते हैं। वहां का जो काउंसुलेट है वो जाकर उनसे बातचीत करे, उन्हें एक्सेस नहीं दिया जाता। बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें एक्सेस मिलता है। भारत के जो नेवी ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स हैं, इनके 59 डेज बीतने के बाद में फिर उनके बारे में जानकारी मिलती है कि इनके साथ बातचीत करवाने का सिलसिला शुरू करवाया गया, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार की वकील सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। पूर्णानंद तिवारी की जो सिस्टर हैं, जिनका नाम मीतू भार्गव है, इन्होंने इस कार्यक्रम को यानी कि लोगों के सामने इस बात को लाने के लिए अक्टूबर में खूब प्रयास किए। इन्होंने देश के जितने भी प्रमुख ट्विटर हैंडल्स हैं उन्हें टैग कर करके ये बात भेजना शुरू किया कि हमारे लोग वहां पर हैं, कृपया करके उन्हें बचाइए। ये बात जब विदेश मंत्री के पास पहुंची वर्ष 2022 में, तो उन्होंने कहा कि हम अपने एक्स नेवी ऑफिसर्स को जो कि कतर के पास डिटेन कर लिए गए हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आज यह बड़ा सवाल बनता है कि इस पूरी घटना के लगभग 8 से 10 महीने बीतने के बावजूद भी इनके उन प्रयासों का क्या परिणाम निकला, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपकी सफलताओं पर तालियां आपके लिए बजती हैं तो आपकी असफलताओं की भी जिम्मेदारी आप ही के सर बंधती है। भारत ने अपनी विदेश नीति में जयशंकर साहब के कारण जितनी भी सफलताएं प्राप्त की हैं या इनकी वजह से हमने जो इंटरनेशनल स्ट्रेचर प्राप्त किया, उसी बीच में इनसे एक जायज सवाल भी बनता है कि साहब आप 2022 में दिसंबर में बयान दिए थे कि हम उनको जो डिटेन हैं उनके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, प्रयासों का क्या हुआ? यह हर भारतीय अब इस तरह से इस सवाल को पूछ रहा है। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों के ऊपर सवाल बड़े बने। अब अंत में आपके मन में एक बड़ा एंगल क्रिएट हुआ कि सर इजराइल का क्या लेना देना था, आपने शुरुआत में इजराइल का नाम लिया था, अब वो भी जान लीजिए। असल में यह भारत सरकार के पास तो प्राप्त जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआत में मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जब भी हम फिल्मों में किसी एजेंट की, किसी जासूस की जिंदगी देखते हैं तो बड़े ही गूज बम्स आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उस फिल्म को देखकर आने में भारतवासी। लेकिन जब सही मायने में पता चलता है कि ये लोग किस लेवल पर जाके कार्य करते हैं, तो आपको और हमको जाकर ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा एजेंट्स की जिंदगी पर एक ही लाइन बोली जाती है कि अगर सफल हुए मिशन तो तुम्हें बहादुरी, लेकिन अगर मिशन असफल रहा तो हम हाथ खड़ा करके कह देंगे कि हम आपको नहीं जानते। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की खबर माने तो अखबार में छपी जानकारी के अनुसार ये भारत के पूर्व 8 सेना के जो नौसेना के अधिकारी थे, ये कतर के द्वारा जो सबमरीन डेवलप की जा रही है उसकी खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, ये खुफिया जानकारी जुटा कैसे रहे थे? अब देखिए, फिर से इस बात को थोड़ा कनेक्ट करिएगा। आपको शुरुआत में मैंने कहा था कि ये वहां की एक प्राइवेट कंपनी देहरा इंटरनेशनल के साथ काम कर रहे थे। पूर्व यहां से रिटायर्ड होकर देहरा इंटरनेशनल गए। देहरा इंटरनेशनल इनको कनेक्ट करवाया किससे?
कतर की नौसेना से। कतर की नौसेना में ये 8 नौसैनिक कनेक्ट हुए, वहां की सरकार के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए और वहां के सीक्रेट्स निकाल रहे थे, ऐसा इनके ऊपर आरोप है। हालांकि भारत सरकार के पास ऐसा कोई भी लिखित में लेटर नहीं आया जी, जासूसी का लेटर भी नहीं आता है। ठीक है, अगर ये जासूसी नहीं है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विफलता है, लेकिन अगर ये जासूसी है जो अखबारों में है तो उसमें ये है कि ये सबमरीन के सीक्रेट पता लगा रहे थे। लेकिन किसके लिए? तो आंसर है इजराइल के लिए। जी हां साथियों, अब आपके दिमाग में फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ और वो ये है कि क्या हमारा ही एजेंट क्या दूसरे देश के साथ में एडजस्ट हो गया था क्या, या कॉम्प्रोमाइज हो गया था क्या? इन बारे में आप और हम जैसे लोग, जिन्हें इन बारों में बहुत कम जानकारी है, जिन बारे में हमें नहीं पता कि खुफिया एजेंसीज कितना स्टेक पे अपना जीवन लगाकर कार्य करती हैं, इतनी कम समझ के साथ इन विषयों पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि मेरी नासमझी होगा।